हाय स्टूडेंट्स, मैं आर.सी. राय का राजस्थान जी के टीचर। आज मैं हिस्ट्री की आपको कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दूंगा और आप सबका भारतीय आदर्श विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और कृषि पर्यवेक्षक व राजस्थान के अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए है महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा कालीबंगा सभ्यता। तो चर्चा करते हैं हम लोग कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता के कालीन, यानी सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के कालीन राजस्थान में मुख्य नगर था जिसका नाम था कालीबंगा। और कालीबंगा सभ्यता स्थल की बात करें तो यह है सभ्यता स्थल वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों, हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ का नाम प्राचीन नाम था भटनेर, जिसकी स्थापना 288 ईस्वी के आसपास भूपत सिंह भट्टी के द्वारा की गई थी, यानी भाटी शासकों के द्वारा यहाँ स्थापित की गई थी। और यहाँ भटनेर नामक दुर्ग बनाया गया था। भटनेर नामक दुर्ग बनाया गया था, राजस्थान के इतिहास का एकमात्र दुर्ग जहाँ मुस्लिम और हिंदू महिलाओं ने संयुक्त रूप से जौहर किया था। मुस्लिम और हिंदू महिलाओं ने संयुक्त रूप से जौहर किया था और तैमूर लंग का 1398 ईस्वी में आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग ने उल्लेख किया है अपनी आत्मकथा में, जिसका नाम है तुजुक ए तैमूरी। उसमें उल्लेखित किया कि संपूर्ण हिंदुस्तान में मैंने दुर्ग देखे हैं, परंतु भटनेर का जैसा सुदृढ़ मजबूत दुर्ग नहीं देखा है। और यही भटनेर जिन पर बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक जिनका नाम था सूरत सिंह, और सूरत सिंह इन पर अधिकार करके, और मंगलवार के दिन हम लोग पढ़ते हैं कि मंगलवार हनुमान जी का वार होता है, हनुमान जी का पूजा का जो मुख्य उपासक वार होता है वो मंगलवार होता है। और मंगलवार के दिन उसने अधिकार कर लिया भटनेर पर। अधिकार करने के कारण मंगलवार के दिन उसने इस शहर का नाम ही भटनेर के स्थान पर हनुमानगढ़ रख दिया। तो हनुमानगढ़ में ये सभ्यता स्थल है वर्तमान में। और दोस्तों ध्यान रखना, हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला है। कौन सा जिला है? 31वां जिला। कब बनाया गया था? हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को। कब बनाया गया था? 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला बनाया था, गंगानगर से अलग करके। दोस्तों ध्यान रखना, गंगानगर से अलग करके बनाया गया था हनुमानगढ़ को, राजस्थान का 31वां जिला। तो ध्यान रखना, ये सभ्यता स्थल वर्तमान में कहाँ है? गंगानगर से अलग हुए जिले, 31वें जिले, जिसका नाम है हनुमानगढ़, जिसका प्राचीन नाम था भटनेर। और यहाँ एक नदी बहती है, और उस नदी की बात करें तो उस नदी का नाम था घगर नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? घगर नदी। तो पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे, तो दोस्तों याद रखना, कालीबंगा सभ्यता घगर नदी के किनारे। कौन सी नदी है? घगर। यानी इस नदी का पानी वर्षाकालीन हनुमानगढ़ जिले के, यानी हनुमानगढ़ शहर के घर घर तक पहुंच जाता था। तब इसका नाम क्या रख दिया गया? घगर रख दिया गया था। इसे प्राचीन काल में अनेक नामों से जाना जाता था। इसे प्राचीन काल में कहा जाता था सरस्वती। क्या कहा जाता था? सरस्वती कहा जाता था। यानी इनका प्राचीन काल में इनका नाम क्या था? सरस्वती नदी था, जो ऋग्वैदिक कालीन, जिसे नदी अम्मा, नदी तम्मा के नाम से, यानी सिंधु के बाद में सर्वाधिक जिस नदी का उल्लेख मिलता है सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता में, और उस नदी का नाम है सरस्वती। और इसी का वर्तमान में जो स्वरूप है, नाली, पाट, इनके क्षेत्र को नाली कहा जाता है, इसे मृत नदी कहा जाता है। ये नदी राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने वाली नदी थी। यानी वे राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी मानी गई है, वो घगर नदी है।
और यह स्वतंत्रता के बाद 7 बार पाकिस्तान गई है। अगर अच्छी हिमालय क्षेत्र में यानी शिवालिक पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है, अगर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है तो बारिश के दौरान इनका बहाव तेज होता है और ये पाकिस्तान तक जाती है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान का एक स्थल है। पाकिस्तान में इस नदी को हकरा कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? घगर नदी को कहा जाता है। तो इसी घगर नदी के किनारे से सभ्यता का विकास हुआ था, कालीबंगा सभ्यता का। दोस्तों, कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो जानकारी देने वाला था उस व्यक्ति का नाम था एलपी टेसीटोरी। क्या नाम था दोस्तों? एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी की बात करें तो इनका संबंध था इटली के उदीनी कस्बे में इनका जन्म हुआ था और यह सर्वप्रथम मारवाड़ रियासत में आए थे। मारवाड़ रियासत की बात करें तो मारवाड़ रियासत ये बीकानेर आ गए और बीकानेर के महाराजा थे जिनका नाम था गंगा सिंह। क्या नाम था? गंगा सिंह। और गंगा सिंह ने इनसे चारण साहित्य का विभागाध्यक्ष बनाया था। एलपी टेसीटोरी को गंगा सिंह ने किस विभाग का अध्यक्ष बनाया था? चारण साहित्य का। आज भी दोस्तों ध्यान रखना, एलपी टेसीटोरी का स्मारक है वो बीकानेर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? बीकानेर में बना हुआ है। इनकी मृत्यु भी बीकानेर में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना। और राजस्थान का यह साहित्यकार के साथ साथ एक पुरातात्विक वेता थे। यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उसका नाम था एलपी टेसीटोरी ने। आप लोगों ने नाम सुना होगा। कालीबंगा से पूर्वी कालीबंगा कहा जाता है सोनती सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सोनती, जो कि कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर। आप लोगों ने नाम सुना होगा पुगल का, सोवनिया है, पुगल है, सोनती है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कालीन यहाँ कालीबंगा के समान यहाँ बेलनाकार मोहरों के अवशेष प्राप्त हुए थे। उसी कारण उसी सभ्यता को उपमा दी गई। कालीबंगा से पूर्वी कालीबंगा सभ्यता, सोनती सभ्यता को कहा जाता है। ध्यान रखना मित्रों। तो इस व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम जानकारी दी गई थी। किस सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई थी दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई थी। और ये बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? गंगा सिंह, जिसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम नहर लेकर आए थे जिस नहर का नाम था गंग नहर। क्या नाम था? जिसे लॉर्ड इरविन के हाथों से उसका उद्घाटन करवाया गया था। और 1927 ईस्वी में इन्होंने एक शहर की स्थापना की थी जिसे पेरिस की तर्ज पर बसाया था, जिसे हम लोग आज गंगानगर के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम जानकारी देने वाले थे, उसका नाम था एलपी टेसीटोरी। इस सभ्यता की खोजकर्ता दोस्तों, यहाँ से महत्वपूर्ण एग्जाम में, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे रीट का हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है? यह खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इस सभ्यता की खोज हुई थी 1951-52 ईस्वी में। कब की गई थी? 1951-52 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष। दोस्तों इसे शॉर्टकट में, यानी इनका जो संक्षिप्त नाम है वो AK घोष। याद रखना, AK घोष। कई बार आपको एग्जाम में अगर अमलानंद घोष नहीं मिले तो सीधा लिखा होता है AK घोष। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना है कि कालीबंगा सभ्यता यानी कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी दोस्त? एलपी टेसीटोरी ने। किसने दी थी? एलपी टेसीटोरी। दोस्तों ये किस नदी घाटी के क्षेत्र में? घगर, जिसे प्राचीन काल में सरस्वती कहते थे। स्थान की बात करें तो दोस्तों यह है वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। दोस्तों बात करें इनका उत्खनन किस सभ्यता की बात कर रहे हैं? उत्खनन की बात करें तो इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य। 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य कालीबंगा सभ्यता का क्या किया गया था दोस्तों? उत्खनन का कार्य किया गया था। क्या किया गया था? उत्खनन का कार्य किया गया था। उत्खनन करने वाले 2 बंधु थे। कितने बंधु थे? 2 बंधु थे दोस्तों, याद रखना। एक का नाम था बीके थापर और दूसरा था जिसका नाम था BV लाल। क्या नाम था? BV लाल।
दोस्तों याद रखना, बीके थापर का पूरा नाम होता है बालकृष्ण थापर। कौन था? बालकृष्ण थापर। और बीवी लाल का मतलब होता है ब्रजवासी लाल। यानी इनका फुल नेम की बात करें, बीके थापर का मतलब होता है, यानी इनका फुल नेम है बालकृष्ण थापर, और बीवी लाल का मतलब होता है ब्रजवासी लाल। क्या है? ब्रजवासी लाल के द्वारा, दो बंधुओं के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया था। कब किया गया था मित्रों? 1961 से लेकर 1969 ईस्वी के मध्य इनके द्वारा उत्खनन किया गया था। किस सभ्यता का किया गया था? कालीबंगा सभ्यता का किया गया था। उत्खनन की बात करें तो इनके कुल स्तर की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता के कुल स्तर 5 स्तर प्राप्त होते हैं। कितने स्तर प्राप्त होते हैं? 5। कालीबंगा सभ्यता के कुल स्तर की बात करें तो यहाँ 5 स्तर प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 5 की बात करें तो इनके प्रारंभिक 2 स्तरों की बात करें, प्रारंभिक 2 की बात करें तो प्रारंभिक 2 है हड़प्पा कालीन। यानी सभ्यता को हम ये भी बोल सकते हैं कि सभ्यता को 2 पार्टों में, कितने पार्टों में विभाजित किया गया? 2 पार्टों में। पहला पार्ट है, उसकी बात करें तो उसे कहा जाता है पूर्व हड़प्पा सभ्यता। और दूसरे की बात करें तो दूसरा है प्राक हड़प्पा सभ्यता, या बोल सकते हैं हड़प्पा के समकालीन। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो ध्यान रखना दोस्तों, 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हो गए? एक तो पूर्व हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के यहाँ सामग्री प्राप्त होती है, हड़प्पा सभ्यता से पहले के यहाँ सामग्री प्राप्त होती है। इस कारण यहाँ के 2 स्तरों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो है पूर्व हड़प्पा कालीन। किस कालीन है? पूर्व हड़प्पा कालीन। और यहाँ 3 स्तर की बात करें तो 3 स्तर मिलते हैं हमें हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। यानी कुल स्तर की बात करें तो इस सभ्यता का उत्खनन हुआ था 5 स्तरों पर। कितने स्तरों पर हुआ था? 5 स्तरों पर, जिनमें से 2 स्तर हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा से पहले के, और 3 स्तर की बात करें तो हड़प्पा कालीन है। अब दोस्तों यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता, क्या पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता की विशेषता क्या है? क्या क्या विशेषता है? तो दोस्तों बात करते हैं कालीबंगा की विशेषता की। कालीबंगा सभ्यता की विशेषता की बात करते हैं कि इस सभ्यता की क्या विशेषता थी? विशेषता कालीबंगा सभ्यता की विशेषता। दोस्तों विशेषता की बात करें तो सबसे पहले यहाँ के मकानों की बात करते हैं। किस प्रकार? मकान। इनके बाद में मैं आपको इनके डायग्राम्स है उनके बारे में बताऊंगा, इनके मकान कैसे बने हुए थे। मकान की बात करें तो मकान बने हुए थे कच्ची ईंटों से। कालीबंगा के जो प्रारंभिक जो हमें मकान मिलते हैं वो किस ईंटों के बने हुए थे दोस्तों? कच्ची ईंटों के। कौन से ईंटों के बने हुए थे दोस्तों? कच्ची ईंटों के इनके प्रारंभिक मकान बने हुए थे कालीबंगा सभ्यता के, कच्ची ईंटों के। और इन ईंटों का जो अनुपात, ध्यान रखना दोस्तों, ईंटों का जो अनुपात था वो था 30:15:7.5। पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त ईंटों का अनुपात क्या था? तो 30:15:7.5 था। और यहाँ के प्रारंभिक मकान बनाए गए थे वो किनके बनाए गए थे? कच्ची ईंटों के। दोस्तों किनके बनाए गए थे? कच्ची ईंटों के मकान बनाए गए थे। और इन कच्ची ईंटों से सर्वाधिक मकान बने होने के कारण इस सभ्यता को कहा जाता है दीनहीन। क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती की सभ्यता। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो इसे दीनहीन बस्ती की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकांश मकान बने हुए थे वो बने हुए थे कच्ची ईंटों के। प्रारंभिक मकान कच्चे ईंटों के और कच्चे बने हुए थे, और बाद में इनके मकान पक्के ईंटों के यानी पक्की ईंटें प्रयुक्त में ली गई थी। और दोस्तों यहाँ से यह भी पूछा जाता है कि इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के मकान क्या थे? कच्ची ईंटों के। किनके बने हुए थे? कच्ची ईंटों के। दूसरी विशेषता की बात करें तो इस सभ्यता की सड़कें, सड़कें एक
एक दूसरी को समकोण पर काटती थी, समकोण पर, या बोल सकते हैं दोस्तों लंबवत काटती थी या 90 डिग्री पर काटती थी यहाँ के सड़कों की। यह इनकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि कालीबंगा सभ्यता की सड़कें एक दूसरी को किन पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। जहाँ समकोण पर काटती थी वहाँ इस सभ्यता के दोस्तों क्या बने हुए थे, मकान बने हुए थे। क्या बने हुए थे, मकान बने हुए थे। जहाँ मकान बने हुए थे उस स्थल की बात करें तो वो क्षेत्र था समकोण आकृति का। किस प्रकार की आकृति, और मकानों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि मकानों के दरवाजे विपरीत दिशा में खुलते थे, यानी दरवाजे सड़कों पर नहीं खुलकर विपरीत दिशा में खुलते थे। तो इस सभ्यता के मकान की बात करें तो ये कच्चे ईंटों के बने हुए थे। किसके किनारे बने हुए थे, सड़कों के किनारे बने हुए थे, और सड़कें एक दूसरे को किन पर काटती थी, समकोण पर। इस मकान निर्माण की प्रक्रिया को दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस मकान निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड पद्धति। कौन सी पद्धति कहा जाता है, तो ध्यान रखना ऑक्सफोर्ड पद्धति। कौन सी पद्धति कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड पद्धति, या इसे कहा जाता है ग्रीक पद्धति। कौन सी पद्धति कहा जाता है, ग्रीक पद्धति, या इसे कहा जाता है चेम्सफोर्ड। कौन सी, चेम्सफोर्ड पद्धति। कौन सी पद्धति कहा जाता है, चेम्सफोर्ड पद्धति, या इसी पद्धति को कहा जाता है जाल पद्धति। कौन सी पद्धति कहा जाता है, जाल पद्धति कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता के मकान कच्चे ईंटों के बने हुए थे, सड़कों के किनारे बने हुए थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जहां मकान निर्माण की, सड़कों के किनारे मकान निर्माण की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को कहा जाता था ऑक्सफोर्ड पद्धति, या ग्रीक पद्धति, या ग्रिड पद्धति, या चेम्सफोर्ड पद्धति, या जाल पद्धति। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता में मकान निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था। तो ध्यान रखना ऑक्सफोर्ड पद्धति, ग्रीक पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति और जाल पद्धति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जाल पद्धति कहा जाता था। यहाँ दोहरे, यहाँ की बात करें तो दोहरे परकोटे, यानी ये नगर दो भागों में डिवाइड था, यानी दो भागों में बंटा हुआ था। एक भाग कहलाता है नगर टिल्ला। क्या कहलाता है, नगर टिल्ला। कौन सा भाग कहलाता है, नगर टिल्ला। एक भाग कहलाता है नगर टिल्ला, दूसरा भाग दोस्तों कहलाता है दुर्ग टिल्ला। कौन सा टिल्ला कहलाता है, दुर्ग टिल्ला। यानी कालीबंगा सभ्यता का नगर है वो कितने भागों में डिवाइड था, दो भागों में डिवाइड था। एक तो दुर्ग टिल्ला और एक कौन सा था, नगर टिल्ला। दुर्ग टिल्ले की बात करें तो दुर्ग टिल्ला दोहरे परकोटों से, किससे घिरा हुआ था, दोहरे परकोटों से घिरा हुआ था। किनसे घिरा हुआ था, दोहरे परकोटे से घिरा हुआ था। और जो नगर टिल्ला था, यहाँ ग्रामीण सभ्यता, यानी यहाँ के लोग, यहाँ नगर के जो लोग रहते थे वो रहते थे। नगर के जो आम दीनहीन बस्ती वाले लोग हैं वो कहाँ रहते थे, नगर टिल्ला में। और जो शासक वर्ग था, जो शासन करता था, यहाँ जिस वर्ग का यहाँ वर्चस्व था, जो शक्तिशाली वर्ग था, वो वर्ग किस में रहते थे दोस्तों, दुर्ग टिल्ला में। किस में रहते थे, दुर्गों में रहते थे। और दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से परकोटे से घिरे हुए थे। वो भी किस प्रकार का परकोटा, दोहरे परकोटे से। स्मरण रहे कि राजस्थान का सबसे बड़ा, भारत का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद हिंदुस्तान के कुंभलगढ़ दुर्ग की सबसे बड़ी दीवार है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की महान दीवार। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है कि इस सभ्यता के जो दुर्ग वो दोहरे परकोटे से घिरे हुए थे। और आमजन थे वो किस में रहते थे, नगर टीला में रहते थे। किस में रहते थे, नगर टीला में रहते थे। इनके बाद में अन्य विश्व बात करें तो यहाँ विश्व में हल से जूते हुए खेत के अवशेष, हल से जूते हुए खेत के अवशेष। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व में हल से जूते हुए खेत के अवशेष, विश्व में हल से जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से। हल से जूते हुए खेत के, किस प्रकार के खेत मिलते हैं, हल से जूते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं हमें विश्व में। सर्वप्रथम यानी विश्व में सबसे प्राचीनतम हल से जूते हुए खेत के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। और इसी सभ्यता में बात करें विश्व में भूकंप
भूकंप के प्राचीनतम अवशेष, विश्व में भूकंप के प्राचीनतम जो अवशेष मिलते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। विश्व स्तर पर इनकी पहचान की बात करें तो विश्व में जुते हुए, हल से जुते हुए खेत के अवशेष, और वो भी ग्रिड पद्धति से, मिश्रित पद्धति से मिलते हैं। और विश्व में भूकंप के प्राचीन अवशेष, यहाँ के मकानों की बात करें तो यहाँ विनाश होने का एक कारण भी माना जाता है कि इस सभ्यता में जो विनाश का कारण है, वो मुख्य कारण है कि यहाँ के मकानों में क्या पाई गई? दरारें। दरारों से अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता का संभवतः विनाश हुआ, वो किनसे हुआ है? भूकंप से हुआ है। किनसे हुआ है? भूकंप से हुआ है। तो विश्व में सबसे प्राचीनतम की बात करें। दूसरी यहाँ की जो नालियाँ बनी हुई थी विश्व में, कास्ट यानी पक्की, क्या बनी हुई थी? पक्की की बात करें तो वो बनी हुई थी लकड़ी की। किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की नालियों की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता की जो नालियां थे वो पक्की या कास्ट यानी लकड़ी की बनी हुई थी। किनकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई, यानी पक्की नालियां बनी हुई थी। यहाँ जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। कहाँ थी? कालीबंगा में। कहाँ थी? कालीबंगा। इस सभ्यता के मुख्य अनाज की बात करें तो यहाँ अवशेष मिलते हैं। किनके अवशेष मिलते हैं दोस्तों? ध्यान रखना, इस सभ्यता में मुख्य अनाज के रूप में हमें अवशेष मिलते हैं गेहूं और जौ का। किसका अवशेष मिलता है? गेहूं और जौ का अवशेष मिलता है। मुख्य कालीबंगा सभ्यता की जो खाद्यान्न की फसलें थी वो कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। कौन सी थी? गेहूं और जौ के अवशेष मिलते हैं। इसी सभ्यता की बात करें तो विश्व में सबसे प्राचीनतम सामूहिक तंदूर, हाँ दोस्तों, विश्व में सबसे प्राचीनतम सामूहिक तंदूर के अवशेष भी हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। इसी सभ्यता की अन्य विशेषताओं की बात करें तो यहाँ 7 क्या मिली है? अग्निवेदिकाएं। क्या मिले? यानी अग्निवेदिकाएं। और वो भी बात करें तो लोथल के जैसी, किसके जैसी? लोथल के जैसी विश्व में 7, यानी विश्व में लोथल की तर्ज पर 7 अग्निकुंड मिले, यानी अग्निवेदिकाएं मिली। संभवतः इस सभ्यता के लोग यज्ञ कर्म कांडों से परिचित थे। किनसे परिचित थे? कर्म कांडों से परिचित थे। और इस सभ्यता के लोग सुरक्षा की दृष्टि से, वास्तु दोष की दृष्टि से प्रयोग करते थे स्वास्तिक अंकन चिन्ह का प्रयोग। किस चिन्ह का प्रयोग करते थे दोस्तों? ध्यान रखना, इस प्रकार के स्वास्तिक अंकन चिन्ह का प्रयोग, यानी कालीबंगा सभ्यता के लोग वास्तु दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? स्वास्तिक अंकन चिन्ह। कौन सा चिन्ह दोस्तों? स्वास्तिक अंकन चिन्ह। कालीबंगा सभ्यता के लोग वास्तु दोष के दूर करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं? जिसे हम लोग वर्तमान में स्वांक्य बोलते हैं। इस स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे। कौन सी सभ्यता के लोग स्वास्तिक चिन्हों का प्रयोग करते थे? कालीबंगा सभ्यता के लोग करते थे। यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, एक बालक की क्या प्राप्त हुई है? खोपड़ी। क्या प्राप्त हुई है? खोपड़ी। एक बालक की खोपड़ी प्राप्त होती है और इस खोपड़ी में कुल छेद यानी छिद्र थे 7। कितने छिद्र थे? 7 छिद्र टाइप की एक खोपड़ी प्राप्त होती है। और विश्व में सर्वप्रथम शल्य जो चिकित्सा थी, जिसे हाइड्रोसोफोलिस के नाम से जाना जाता है, कपाल छेदन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? कपाल छेदन प्रक्रिया। यानी विश्व में सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा की बात करें तो जानकारी मिलती है हमें कालीबंगा से। कहाँ से मिलती है? कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। और यहाँ की कब्रें, अभी मैं आपको जीवंत ग्राफी के बाद जैसे जीवंत ग्राफी के रूप में दिखाऊंगा आपको किस प्रकार की कब्रें प्रति। यहाँ से जो कब्रें प्राप्त हुई वो अंडाकार, क्या प्राप्त हुई? अंडाकार कब्रें की बात करें तो यहाँ कब्रें प्राप्त हुई है अंडाकार। क्या प्राप्त हुई? अंडाकार यहाँ कब्रें प्राप्त हुई है। और कब्रों की बात करें तो यहाँ के लोगों को दफनाया जाता था, यानी 3 प्रक्रिया से: आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण व
समाधिकरण, 3 प्रक्रिया से दफनाया जाता था। और अंडे जो यहाँ जो कब्रें मिली है वो अंडाकार आकृति की, किस आकृति की? अंडाकार आकृति की कब्रें मिली है। जिन कब्रों को, दोस्तों ध्यान से सुनना, जिन कब्रों को क्या कहा जाता है? चिरायु कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिरायु। क्या कहा जाता है? चिरायु कब्र कहा जाता है। कौन सी कब्र कहा जाता है दोस्तों? चिरायु कब्र कहा जाता है। कौन सी कब्र कहा जाता है? चिरायु। तो पूछा जाता है कि कालीबंगा से किस प्रकार की कब्रें मिली है? अंडाकार कब्रें मिली है, जिन्हें कौन सी कब्रें कहा जाता है? चिरायु कब्र कहा जाता है। कौन सी कब्रें कहा जाता है? और यहाँ मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार कितनी प्रक्रिया से होता था? 3 प्रक्रिया से। कितनी प्रक्रिया से? आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। अभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के यहाँ अंतिम संस्कार होते थे। अभी आपको मैं जीवंत रूप से चित्रों के, यानी जीवंत ग्राफिक के रूप में आपको अभी डिटेल में दिखाऊंगा कि किस प्रकार के यहाँ चित्र प्राप्त हुए, किस प्रकार की यहाँ कब्रें प्राप्त हुई। इनके अलावा दोस्तों यहाँ की अन्य विशेषताओं की और बात करें, यहाँ की अन्य विशेषताओं की बात करें तो अन्य विशेषता ध्यान रखना। एक राजस्थान का इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या नाम? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा की बात करें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा था? कालीबंगा सभ्यता को कौन सी सभ्यता की? सिंधु घाटी। कौन सी? सिंधु घाटी। कौन सी सभ्यता की? सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा है? तीसरी। कौन सी? तीसरी राजधानी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? दोस्तों याद रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है कालीबंगा। किसको कहा है? कालीबंगा। दोस्तों एक इतिहासकार था पिंगट महोदय। पिंगट महोदय ने मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा नगर कहा था, जुड़वा राजधानी कहा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता को, किस सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा था। इनके बारे में अन्य विशेषताओं की बात करेंगे दोस्तों। इनका समय की बात करें तो कार्बन सी रेडियो डेंटिक पद्धति, कार्बन सी के अनुसार बात करें या कार्बन सी 14 के अनुसार बात करें तो इस सभ्यता का काल, उन्नत काल माना गया 2350 ईसा पूर्वी। 2350 ईसा पूर्वी से 1750 ईसा पूर्वी, यानी इस सभ्यता का उन्नत काल माना गया 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी, यानी 1750 ईस्वी ईसा पूर्वी 2350 ईसा पूर्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्वी तक इस सभ्यता का उन्नत काल माना गया। कार्बन सी डेंटिंग पद्धति C14 के अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारित किया गया है। दोस्तों इसी सभ्यता की बात करें तो यहाँ अलंकारित, किस प्रकार से? अलंकारिक या बोल सकते हैं अलंकृत क्या प्राप्त हुआ है? फरस। क्या प्राप्त हुआ है? फरस। अलंकारित या अलंकृत फरस कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? याद रखना, कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ इस सभ्यता के जो फरस बनाए गए थे पक्के ईंटों से, किस ईंटों से? पक्के ईंटों से सभ्यता से क्या बनाए गए थे? फरस बनाए गए थे। और इसी सभ्यता की दोस्तों बात करें तो इस सभ्यता के समकालीन, इस सभ्यता से हमें विश्व की एक सभ्यता है जिसका नाम है मेसोपोटामिया। कौन सी है? मेसोपोटामिया। कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन, किस सभ्यता के समकालीन? मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ध्यान रखना, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन यहाँ से हमें क्या प्राप्त होती है? बेलनाकार। क्या प्राप्त होती है? बेलनाकार मुहरें। क्या प्राप्त होती है? बेलनाकार मुहरें प्राप्त होती है। किस सभ्यता के समकालीन? मेसोपोटामिया। संभवतः हम लोग कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोगों का, हाँ जी दोस्तों, इस सभ्यता के लोगों का संबंध रहा होगा किस सभ्यता से? व्यापारिक संबंध रहा होगा किस सभ्यता से? मेसोपोटामिया सभ्यता से। किस सभ्यता से? मेसोपोटामिया सभ्यता से इन लोगों का संबंध रहा होगा। इस संबंध को जो बताने वाले थे बेलनाकार मुहरें। क्या बताती है? बेलनाकार मुहरें बताती है कि इन दोनों का आपस में किसी भी प्रकार का कोई व्यापारिक संबंध रहा होगा। इनके अलावा इसी सभ्यता से दोस्तों बात करें तो यहाँ से हमें मूर्तियां प्राप्त, मरण मूर्तियां एक श्रृंगी बेल के, किस प्रकार के बेल की? एक श्रृंगी बेल के हमें यहाँ मरण मूर्तियां मिलती है। इनके अलावा यहाँ मातृ देवी के, किसके? मातृ देवी के। ध्यान रखना दोस्तों, मातृ देवी।
कौन सी देवी है? मातृ देवी की यहाँ मूर्तियों के अंकन, किसके? मातृ देवी की मूर्तियों का अंकन संभवतः कह सकते हैं कि यह सभ्यता एक मातृ सत्तात्मक, किस प्रकार की सभ्यता थी? मातृ सत्तात्मक, यानी कि यहाँ के समाज की जो मुखिया होती थी वो कौन होती थी? माता होती थी। कौन होती थी? माता यहाँ के समाज की मुखिया होती थी। और इनके अलावा दोस्तों यहाँ ग्रेड पद्धति से कृषि की जाती थी, यहाँ मिश्रित कृषि की जाती थी। एक वर्ष में एक से अधिक कृषियों के यहाँ से जो है सरसों चना जैसी फसलें यहाँ बोई जाती थी। इनके अलावा इस सभ्यता के लोग कुत्ते और ऊँट से, ध्यान रखना दोस्तों, किस और अन्य जानवर की बात करें तो यहाँ इस सभ्यता के लोग कुत्ता और ऊंट, कुत्ता और ऊंट से भी परिचित है। इनके अलावा गाय भेड़ बकरी, गाय से तो वैसे सिंधु घाटी सभ्यता से गाय से कोई पूर्ण रूप से हमें अवशेष नहीं मिलता, भेड़ बकरी इनके बारे में अवशेष मिलता है। इनके अलावा कुत्ता इनका पालतू और प्रिय पशु था, कुत्ता इनका पालतू और प्रिय पशु था। किस सभ्यता का पालतू और प्रिय पशु था? इस सभ्यता की बात करें तो यहाँ से आज भी सुरक्षित रखी गई है। और राज्य सरकार के द्वारा, किस सरकार के द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा यहाँ एक संग्रहालय स्थापित किया गया है, जिस संग्रहालय का नाम है कालीबंगा। कौन सा संग्रहालय? कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा संग्रहालय राज्य सरकार ने स्थापित किया था। कौन सा संग्रहालय स्थापित किया था? कालीबंगा संग्रहालय। और इस संग्रहालय की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ध्यान रखना, 1985-86 में। कब की गई थी? 1985-86 ईस्वी में इस सभ्यता में कार्यालय यानी यहाँ संग्रहालय स्थापित किया गया था कालीबंगा में। कब किया गया था? 1985-86 ईस्वी में। और किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? राज्य सरकार के द्वारा। इस सभ्यता के उपनाम दोस्तों, ध्यान रखना, इस सभ्यता के उपनाम की बात करें तो इस सभ्यता के कौन कौन से उपनाम हैं? उपनाम यहाँ से ध्यान रखना दोस्तों, काफी बार एग्जामों में पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता के कौन कौन से उपनाम है। कालीबंगा सभ्यता का उपनाम, ध्यान रखना दोस्तों, इसे कहा जाता है नगरीय सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नगरीय सभ्यता। अब यहाँ से एग्जाम में पूछा था कि किस सभ्यता को? राजस्थान में ऐसा कौन सा स्थल है जो नगरीय सभ्यता के अंतर्गत है? राजस्थान का ऐसा कौन सा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय महत्वपूर्ण नगरों में था, जो नगरीय सभ्यता के यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विभिन्न अंग था, तो वो कौन सा था? कालीबंगा। इसी कारण इस सभ्यता को कहा जाता है नगरीय सभ्यता, यानी इसका विकास नगर के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ था? नगर के रूप में हुआ था। दूसरी बात करें तो इसी सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी? कांस्य युगीन। ये बात करें, इस सभ्यता के लोग तांबे व कांसे का यूज करते थे, कांसे का प्रयोग करते थे, इसी कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और इसी सभ्यता को कहा जाता है पूर्व हड़प्पा। क्या कहा जाता है? पूर्व हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले विकसित होने के कारण इसे पूर्व हड़प्पा कहा गया था। इसी सभ्यता को कहा जाता है प्राक हड़प्पा। क्या कहा जाता है? प्राक हड़प्पा सभ्यता। इसी सभ्यता को कहा जाता है हड़प्पा कालीन सभ्यता। और इसी सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों दीनहीन बस्ती की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? दीनहीन बस्ती की सभ्यता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। ये इस सभ्यता के दोस्तों उपनाम है। इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, पूर्व हड़प्पा कहते हैं, प्राग हड़प्पा कहते हैं, दीनहीन बस्ती की सभ्यता भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को याद रखना कि किस सभ्यता के किन किन नामों से जानी जाती है, क्या क्या इनके नाम है, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, इनका खोजकर्ता कौन है, इनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताओं को लेकर एग्जाम में दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस सभ्यता के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से इस सभ्यता में क्या क्या विशेषता मिली। आपको ग्राफी के बारे में दिखाता हूँ मैं, किस प्रकार से इस सभ्यता के क्या क्या अवशेष मिले थे। तो दोस्तों इस सभ्यता में किस किस प्रकार के क्या क्या अवशेष मिले थे, उन सब के बारे में आपको रूबरू कराता हूँ। अभी देखना, इस सभ्यता की बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इस सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। जी दोस्तों ये देखिए दोस्तों, नगरों की सड़कें एक दूसरे को किस पर काट रही है? समकोण पर काट रही है। और यहाँ इस प्रकार से यानी देख रहे हैं सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। और इस प्रकार से इस सभ्यता के मकान मिले थे। क्या मिले थे? और ये मकान सभी दोस्तों देखना कच्ची ईंटों के, किस ईंटों के बने हुए हैं? कच्ची ईंटों के। किस प्रकार के मकान बने हुए हैं दोस्तों? कच्ची ईंटों के मकान बने हुए। कालीबंगा सभ्यता के मकानों की बात कर रहे हैं दोस्तों, किस प्रकार के बने हुए? ध्यान से देखना दोस्तों, कच्ची ईंटों के मकान बने हुए थे। मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे। तो जी हाँ दोस्तों देखिए इनके मकान,
कच्चे ईंटों के बने हुए थे। किस प्रकार से बने हुए? कच्चे ईंटों के। और इसी कारण इस सभ्यता को क्या कहा गया दोस्तों? दिनहीन बस्ती की सभ्यता। कौन सी सभ्यता कहा गया? दिनहीन बस्ती की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? दिनहीन बस्ती की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? दिनहीन बस्ती की सभ्यता कहा गया। किसको कहा गया? कालीबंगा को। क्योंकि यहाँ के अधिकांश से मकान वो किन के बने हुए थे? कच्चे ईंटों के बने हुए थे। सड़कें एक दूसरे को किन पर काट रही है? समकोण पर काट रही है। हाँ जी दोस्तों, आप देखते जाइए। यहाँ ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ की नालियाँ। देखिए दोस्तों, यहाँ की नालियाँ प्रारंभ में काष्ठ की बनाई गई थी, फिर लकड़ी की, प्रारंभ में लकड़ी की बनाई गई थी, फिर पक्के ईंटों से नालियाँ, विश्व में पक्के ईंटे। और ये देखिए दोस्तों देखना, देखिएगा, ये क्या है? अग्निकुंड। क्या है? अग्निकुंड यानी अग्निवेदिका। और इस प्रकार के टोटल, जैसे लोथल से बात करते हैं, लोथल से भी 7, लोथल की तर्ज पर 7 भी कर प्राप्त होती है। हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कालीबंगा से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? कालीबंगा से भी कितनी अग्निकुंड प्राप्त होते हैं? 7 प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं? 7। ये संभवतः इस सभ्यता के लोग बलि प्रथा यहाँ विद्यमान थी। यानी ये जो हमें जो अग्निकुंड है ये दिखा रहा है कि इस सभ्यता में बलि प्रथा विद्यमान थी। इस सभ्यता के लोग बलि प्रथा से परिचित थे, क्योंकि यहाँ हड्डियों के, इन अग्निकुंडों में किन के अवशेष मिले? हड्डियों के अवशेष मिले। किन के मिले? हड्डियों के अवशेष। और देखना दोस्तों, और अन्य की बात करते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ की पक्की नालियाँ, और यहाँ ये देख लिए विभिन्न प्रकार के यहाँ के मकानों की दरारें। ये किस प्रकार से सभ्यता का समूल विनाश हुआ है। और विनाश को लेकर KUR कैनेडी नामक की बात करें इतिहासकार, इसने कहा इस रोग का संक्रामक यानी सभ्यता का विनाश, संक्रामक रोग फैलने से, मलेरिया जैसी बीमारी फैलने से सभ्यता का क्या हुआ है? विनाश हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ के प्रमुख रूप से ये अग्निवेदिकाएं मिलती है, यहाँ के दरारें, यहाँ इनकी नालियाँ मिली है, यहाँ के मकान, यहाँ किस प्रकार की कच्ची ईंटें प्रयुक्त होती थी। बाद में इनके अलंकृत फर्श देखिएगा, ये किस प्रकार के फर्श मिलते हैं। देखिए जी दोस्तों, फिर बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ की क्या प्राप्त हुई है? कब्रें। क्या प्राप्त होती है? कब्रें। और कब्रों की देखिए दोस्तों, ये अंडाकार आकृति की, किस प्रकार की है? अंडाकार आकृति की। किस प्रकार की आकृति की? अंडाकार आकृति की। कौन सी कब्रें प्राप्त हुई दोस्तों? अंडाकार आकृति की कब्रें प्राप्त हुई। इन कब्रों को क्या कहा गया? चिरायु कब्र कहा गया। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, चिरायु कब्र। और यहाँ देखिए, व्यक्ति को उत्तर दिशा की ओर, यानी व्यक्ति का उत्तर दिशा की तरफ सिर करके, यानी व्यक्ति को उत्तर दिशा के इनका जो सिर है, शीर्षा अभिमुख, यानी मुख की बात करें तो मुख इनका पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर, और इनका जो सिर है उत्तर दिशा की ओर, और इनके पैर यानी इसे तोड़ मरोड़ कर भी दफनाया जाता था। और समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। दोस्तों देखिए यहाँ की कब्र की आकृति कैसी है? अंडाकार कब्रों के साथ साथ दोस्तों देखिए, यह है बर्तन। क्या मिले? बर्तन। यानी इनके साथ में इनकी प्रिय वस्तु और इनके प्रिय जानवर, कुत्ता को भी दफना दिया जाता था। इनकी प्रिय वस्तु, इनके साथ आभूषण, बर्तन, इस प्रकार के। तो दोस्तों इस चित्र में आपको दिखाई देता होगा कि किस प्रकार के यहाँ बर्तन साथ में दफनाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, अगले की बात करते हैं। देखिए ये मातृ देवी की, किसकी मूर्ति है? मातृ स्थात्मक। यानी सभ्यता है कि इस सभ्यता के लोगों के परिवार में महत्व था माता का, यानी इस सभ्यता में जो समाज था, मातृ प्रधान समाज था। या मातृ स्थात्मक प्रकार की मूर्तियां मिलती है। किस प्रकार की मूर्तियां मिल रही है? मातृ स्थात्मक की मूर्तियां मिल रही है। जी दोस्तों, अगले की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ के इस सभ्यता का स्थल, इस सभ्यता का उत्खनन स्थल, ये इस प्रकार से सभ्यता का क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। दोस्तों उत्खनन करने वाले हमें अभी पढ़ा आपने, 2 व्यक्ति, बीके थापर, बीवी लाल। क्या नाम था? बीके थापर और बीवी लाल के द्वारा उत्खनन किया गया था। जी दोस्तों, और आप कृषि पर्यवेक्षक के लिए विद्यार्थियों को मैं अपने वादे के साथ, अपने मेहनत के साथ कह रहा हूँ, और अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूं कि इनसे एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो एकदम बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन करवाऊंगा। दोस्तों जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा एकदम विश्वासीयता तक। ये देखिए दोस्तों, इस सभ्यता के मकान किस प्रकार से बनाए गए थे। प्रारंभ में कच्चे ईंटे, बाद में इन ईंटों का यानी पक्की, और कच्चे ईंटों के बारे में इनके अनुपात पढ़ा था हमने, 23:15:7.5 ये प्रयुक्त। और यहाँ के तौल के माप मिलते हैं दोस्तों 16 के गुणज में। किसके गुणज में मिलते हैं? 16 के। यहाँ के तौल के माप के बाट मिले, वो 16 के गुणज के सिंधु घाटी सभ्यता के थे। देखिए दोस्तों,
और देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ के मकान देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ से देखिए ये किस प्रकार के यहाँ के मकान थे। ये सड़कें एक दूसरे को किन पर काट रही है, सड़कों पर काट रही है। ये देखिए टिल्ला, ये था दुर्ग टिल्ला, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से दोहरे परकोटे से, किस प्रकार के, दोहरे परकोटा दोस्तों, दोहरे सुरक्षा की दृष्टि से दोहरे परकोटे से गिरे हुए थे। बाद में सभ्यता में पक्की ईंटें प्रयुक्त की गई थी। किस प्रकार की ईंटें प्रयुक्त की थी, पक्की ईंटें प्रयुक्त की गई। जी दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार की सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता। और इस सभ्यता के बारे में पतन का कारण, इस सभ्यता के पतन के कारण के.यू. कैनेडी, इतिहासकार के.यू. कैनेडी कहता है कि यहाँ संक्रामक में रोग फैल गया था, रोग फैलने के कारण सभ्यता। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहता है जलवायु परिवर्तन होने के कारण। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है, अस्थिर नदी तंत्र, यहाँ की जलवायु परिवर्तन, कच्छ की रन में रेत भर गई और यहाँ की नदियाँ शुष्कता में तब्दील हो गई। तब्दील होने के कारण समूल इस क्षेत्र का क्या हो गया, विनाश हो गया। तो दोस्तों जी हाँ, हम जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं कालीबंगा, और कहाँ है, हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी है, घाघरा नदी है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी एल.पी. टेसीटोरी के द्वारा, किसके द्वारा दी गई, एल.पी. टेसीटोरी। और खोजकर्ता कौन है, 1951-52 ईस्वी में किसने की थी, अमलानंद घोष, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एक ही घोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक ही घोष बोलते हैं, याद रखना। और उत्खनन 1971 से लेकर 1969 के मध्य बी.के. थापर और बी.वी. लाल, किसके द्वारा, ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापर। कितने स्तर पर किया गया था, 5 स्तरों पर। कितने स्तरों पर किया गया था, 5 स्तरों पर किया गया था। तो जी दोस्तों, आपको समझ में आएगा, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ तक आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ना इसे और कमेंट भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगला वीडियो आहड़ सभ्यता का लेकर आएंगे।